हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस समय हम लोग कर रहे हैं CPO-SI 2024 का प्रीवियस पेपर, जो अभी जून में हुआ था। 27 जून को हुआ था, 28 जून को हुआ था और 29 जून को हुआ था। तो 27 जून में 3 शिफ्ट हुए थे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, सेकेंड शिफ्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट कल डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही 9 शिफ्ट हुए हैं, तो 27 के 3 हो जाएंगे, 28 के हो जाएंगे और 29 के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके आपको मिलते रहे हैं। अच्छा, CPO-SI इसके पहले 2022 का CPO-SI में पूरा करा चुका हूँ, 2023 का CPO-SI पूरा करा चुका हूँ, 24 का इस समय चल रहा है, जिसको आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। CPO-SI के अलावा SSC जितने भी एग्ज़ाम लेती है, जैसे कि स्टेनोग्राफर का पेपर हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर का आपका 2022 और 23 है, आपके नोटिफिकेशन अगर आ गए हैं, फॉर्म भर दिया। जो लोग स्टेनो वाले हैं वो लोग 2022-23 का डिस्कशन करा चुका हूँ, उसको देख लें। स्टेनो हो गया, CPO-SI हो गया, अच्छा CGL हो गया, CGL 2022-23 दोनों करा के रखा हूँ, 2022 और 2023 दोनों हुआ है। CHSL 2022-23 हो रखा है, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट है। 2024 में इस समय लाइव करा रहा हूँ, रात में 9 बजे से 10 बजे तक डेली होता है। जो लोग जिनको आगे कोई भी एग्ज़ाम देना हो, वो पीछे के सारे कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, फेज 12 का हुआ है, ठीक है, और CHSL का हो चुका है, CPO-SI का हो चुका है, ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम के सारे प्रीवियस पेपर आप लगा दीजिए। आप चाहे CGL देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि 2024 का ट्रेंड आपको पता चलेगा, इसलिए भी ज़रूरी है। और 22-23 आपको लगाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ADM तो बहुत रिपीट होते हैं, MTS भी करा हुआ है, 2022, 21, 22, 23 तीनों हो गए हैं। तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर मैंने सारे के सारे किसी भी एग्ज़ाम के सारे सेट डिस्कस कराया हूँ। ऐसा नहीं कि हमने CGL 2023 का स्टार्ट किया तो हमने उसमें 10 सेट करवा दिया, ऐसे नहीं। जितने भी सेट हुए थे सारे के सारे, एक नॉट अ सिंगल सेट कोई नहीं छूटा हुआ है। सबके साथ उनकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो PDF मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में सारे की लिस्ट देख लीजिए, आपको जो पसंद हो सारा का सारा कर लीजिए, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है करने को। ठीक है, तो बातें हो गई। इसका भी आपको जो PDF है, क्वेश्चन का PDF आपको मिल चुका होगा, मैंने दोपहर में ही अपलोड कर दिया था, हमारे टेलीग्राम चैनल से ढूंढ लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक का PDF ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? देखिए, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट या देयर इज अ सुप्रीम पावर। ठीक है, तो जो गॉड में बिलीव करता है उसको क्या कहते हैं? देखो, प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट जैसे आप लोगों ने फिल्म वगैरह देखी होगी या प्ले देखा होगा। प्ले का तो खैर अब जमाना नहीं रहा, ज़्यादातर प्ले का मॉडर्न फॉर्म आ गया है, मूवीज। तो मूवीज में जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, मतलब क्या होगा, जो हीरो होता है, कौन सा हीरो? सैड हीरो, जो पूरी मूवी में कष्ट ही झेलता रहता है, कष्ट ही झेलता रहता है, वो। एंटागोनिस्ट इसका अपोजिट होता है। एंटागोनिस्ट आप समझ लीजिए विलेन को कहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? एक बहुत ही लाचार हीरो समझ लो। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इज रिटन इन आवर फेट ऑलरेडी। ठीक। थीस्ट कौन होता है? थीस्ट होता है वही आप, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये नास्तिक हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? थीस्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है? एट द टॉप ऑफ हैट। अब बताओ, एट द टॉप ऑफ हैट, आप हैट लगाते हो, हैट के टॉप पर क्या चीज़ आती है बताओ? एट द टॉप ऑफ हैट मतलब सर्टेनली होगा, या कंसिक्यूटिवली होगा, या फिर इमीडिएटली होगा, एट द या इवेंचुअली होगा। तो एट द टॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होगा? हैट के टॉप पर होने का मतलब किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उसको इमीडिएटली किया जाएगा। तो क्या होगा? वो इमीडिएटली होगा। एट द टॉप ऑफ हैट मीन्स इमीडिएटली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? फाइनली होता है, एकदम लास्ट में। ठीक है, मतलब जैसे किसी चीज़ के डिस्कशन के लास्ट में पहुंच गए हैं, फाइनली होगा। सर्टेनली जानते हो। कंसिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है? निरंतर, रेगुलर कह सकते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे होता है रेगुलर। ठीक है, जैसे अपने कोई जैसे जो घटनाओं का क्रम होता है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब
हैपनिंग ऑफ इंसिडेंट्स इन देयर ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, तो ये होता है कंसेक्यूटिवली। योर आंसर इज इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ब्लैंक पेज आ गया, चलिए ये वाला करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये लिखा है कांग्रीगेशन, अ कांग्रीगेशन ऑफ मोंक्स रीच्ड शिमला फॉर द कन्वेंशन। मोंक्स मतलब क्या होता है? साधुओं का, सन्यासियों का एक कांग्रीगेशन पहुंचता है कहाँ? शिमला पहुंचता है कन्वेंशन के लिए, मतलब सम्मेलन हो रहा था, कन्वेंशन कहते हैं। कांग्रीगेशन की जो स्पेलिंग देखो, जो वर्ड है मेन वर्ड है वो ग्रेग है। ठीक है, GREG, ये ग्रेग होता है मेन वर्ड। ग्रेग का मतलब होता है समूह, इकट्ठा होना। अब कांग्रीगेशन में इसके पहले आप कान लगा दो, कांग्रीगेशन होगा। कांग्रेग हो गया, ए लगाओ, TION लगा दो, कांग्रीगेशन होता है। तो ठीक है, मेन वर्ड क्या होगा? ग्रेग। यहाँ GR के बाद E आना चाहिए। ये जो GRA लिखा है GRE होना चाहिए। अब ढूंढो, यहाँ कांग्रीगेशन ठीक है, लेकिन G के बाद E होना चाहिए था। यहाँ कांग्रीगेशन में A लगा दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ कांग्रीगेशन में E लगाया है, ये नहीं होगा। अब ये तो सही है, कांग्रीगेशन लिखा हुआ है, ये T नहीं होगा। अब यह जाओ CONGREG, ये हो गया आपका चौथा वाला हो गया। ठीक है, तो कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? भक्तों की भीड़ कह सकते हो जहाँ पर होती है, जिसे खास तौर से ये भक्ति के लिए यूज की जाती है। जैसे लोग तीर्थ यात्रा पर गए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कांग्रीगेशन। भजन वगैरह होता है, देवी माता का जगराता होता है, जागरण होता है, ठीक है, भजन कीर्तन होता है, उन सबको कांग्रीगेशन कहते हैं, उस भीड़ को कांग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है भाई? माइटी का। माइटी का मतलब क्या होता है? माइटी मतलब पावरफुल, ताकतवर, और क्या? ठीक है ना, माइटी पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो बताओ कौन सा वर्ड आना चाहिए? हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी मतलब एरोगेंट। एरोगेंट जानते हैं ना, घमंडी, अहंकारी होता है। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है? जिस पर ताकतवर। ये फोर्सफुल भी ऐसे ही समझ लो ना, ताकतवर होता है। फोर्सेबल, दोनों साइनोनिम हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए? साइनोनिम हो गए, ताकतवर हो गए। अब भाई देखो, ये एंटोनिम हो जाएगा ताकतवर, और फोर्सेबल भी एंटोनिम हो जाएगा ताकतवर। पावरफुल हो जाएगा ना, फोर्सफुल और फोर्सेबल मतलब पावरफुल। माइटी पावरफुल हो गया। वीक, अब समझ ही गए होगे, ये आंसर होना चाहिए। इतनी देर से हम क्या किए जा रहे थे? वहीं पहुंचना था, लेकिन और सारे वर्ड्स को बताते हुए पहुंचना था। तो वीक इज राइट आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं कि इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, मतलब एक मीनिंग बताओ इसकी। जो यहाँ लिखा है ना, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ स्टाफ, डेयर डेविल और क्वियर फिश है। तो रीड द बुक्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम हु वाज अ स्कॉलर। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ो, वो बहुत क्या थे? स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर मतलब मैन ऑफ लेटर्स, इज कॉल्ड स्कॉलर। अब औरों का समझो, अ मैन ऑफ स्टा का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। अ मैन ऑफ स्टा अनइम्पोर्टेंट मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे डिसीजन वगैरह में या कहीं पर उनकी कोई राय वाय ली नहीं जाती, मतलब वैसे ही आओ बैठे रहो, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मैन ऑफ स्टा, ठीक है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसको कहते हैं। और डेयर डेविल, डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? खतरों के खिलाड़ी ऐसे समझ लो, ठीक है ना, डेयरिंग पर्सन होता है। डेयर डेविल मतलब ऐसे समझ लो, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं अब बैल मुझे मार, मतलब वो डिफ़िकल्टी को इनवाइट करते हैं। अब क्वियर फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन। कैसा होगा? अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन, जो ऐसा आदमी जो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही एबनॉर्मल होता है। मतलब अब देखो ना, तो सबसे हटके एकदम सबसे अलग ही रहते हैं, ये ऐसे कहते हैं, इनको कहते हैं क्वियर फिश। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? आपको एरर बतानी है, ठीक है। एडवर्बियल कंटेन्स एन एडवर्बियल एरर, एडवर्बियल एरर है। चलिए ढूंढ लेते हैं। ये तो इतना तो इन्होंने मदद कर दी ना कि एडवर्बियल एरर है। चलो लिखा है कि मिसेज गोमती वाज दैट टायर्ड एंड वीक दैट सी कुड स्कार्सली वॉक। मतलब मिसेज गोमती वाज, यहाँ लिखा है टायर्ड एंड वीक, मतलब थकी हुई थी, कमज़ोर थी, इतना कि सी कुड स्कार्सली वॉक, कि अब उनसे मुश्किल से चला जा रहा था, चल नहीं पा रही थी बेचारी। तो यहाँ दैट थोड़े लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे? सो टायर्ड एंड वीक दैट। मिसेज गोमती इतना थक गई थी, सो टायर्ड, इतना थक गई थी कि उनसे चला नहीं जा रहा था। तो सो टायर्ड एंड वीक दैट शी कुड स्कार्सली वॉक, ठीक है। तो यहाँ सो लगाओ। क्लियर हो गया? तो एरर कहाँ मिलेगी बच्चा? कहाँ है दैट?
दैट ये वाला दैट गलत है, तो आंसर थर्ड वाला होगा। ये टू वाला दैट मत लगा देना, वो नहीं गलत है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में इन्होंने कहा कि अपोजिट मीनिंग का वर्ड बताओ, किसका? विक्ड का। तो विक्ड का मतलब क्या होता है ना, दुष्ट पर्सन होता है, ठीक है, मैलिसियस आदमी होता है, ठीक, क्या होता है? मैलिसियस पर्सन होता है, ये दुष्ट व्यक्ति होता है। वेल व्हाट इफ इट इज, कोई बात नहीं अगर ऐसा होता तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विक्ड, मतलब बड़ा दुष्ट टाइप का दिखाई दे रहा था। तो विक्ड का मतलब, अब इसका अपोजिट आ जाओ, इम्प्रॉपर का कोई लेना देना नहीं, एवल मतलब बुरा होता ही है, दुष्ट होता ही है, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा ना, हमको एंटोनिम चाहिए, ठीक है। और क्लीन मतलब साफ सुथरा, तो ये से पर्सन के लिए लगता ही नहीं है। राइटियस का मतलब क्या होता है? राइटियस मतलब बहुत अच्छा आदमी, ठीक है ना, नेक दिल आदमी होता है, बहुत न्यायप्रिय होता है। तो विक्ड का अपोजिट, ये दुष्ट होता है, बुरा होता है, और राइटियस क्या होता है? अच्छा होता है, गुड मैन होता है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखें यहाँ क्या रखा है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आपके लिए ग्रामेटिकल एरर रखी हुई है। चलिए भोग लगाइए फिर ग्रामेटिकल एरर का। चलो लिखा है, इट इज़ अ चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट। लो इनसे मिल लो, चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट। तो अब ये बताओ कि चीप एडजेक्टिव है, रीजनेबली एडवर्ब है, और रेस्टोरेंट नाउन है। रेस्टोरेंट क्या है? नाउन है। रीजनेबली क्या है? एडवर्ब है। किसके लिए भी लगा हुआ है? एडजेक्टिव के लिए। तो क्रम में क्या लगता है बताओ? क्रम में लगता है एडवर्ब, तब एडजेक्टिव, तब जाके नाउन। जैसे हम आपको दें, एक वर्ड दिया गुड, एक वर्ड दिया आपको बॉय, आपको एक वर्ड दिया वेरी, तो आप क्या करोगे? इसको कैसे सेट करोगे? तो गुड वेरी बॉय होगा कि बॉय वेरी गुड होगा कि वेरी गुड बॉय होगा? तो आप क्या करोगे? वेरी पहले होगा, गुड बाद में होगा, फिर बॉय तीसरे नंबर पे होगा। तो ये रेस्टोरेंट नाउन है, अपनी जगह पे रहने दो। चीप को पहले करो, रीजनेबली को उल्टा बोल दिया, चीप को बाद में करो या रीजनेबली को पहले। पहले एडवर्ब आना चाहिए ना, अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? अ रीजनेबली चीप स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट नहीं जी, रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट, ठीक है। तो गलती कहाँ है फिलहाल? ये चीप रीजनेबली नहीं, रीजनेबली चीप होना चाहिए। फर्स्ट वाला आपका आंसर हुआ। आगे चलो, ठीक है, नहीं तो रेस्टोरेंट को स्टूडेंट बोल देंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, और इसमें रेक्टिफाई किया गया है। यहाँ से आपको इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, तभी यहाँ मिलेगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। मेनी प्रोमोट की स्पेलिंग सही है, बम्बू की सही है, प्लांटिंग की सही है, इरोजन की सही है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन की भी तो सही ही है। एंड रिवर्स, रिवर्स ये गलत है, रिवर्स में रिवर नहीं होता। अफेक्ट्स की सही, एक हमको गलती मिल गई, हमारा काम सही हो गया। रिवर्स करने में क्या होता? REVERSE, RI नहीं होता, रिवर नहीं है वो, रिवर्स करना, रिवर्ट करना होता, REVERSE। तो देखें यहाँ पे सही किया, ये आपका सही कर दिया, रिवर्स, ये सही है। देखो अब यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ इफेक्ट की स्पेलिंग सही थी, यहाँ गलत कर दी। प्रिवेंशन की यहाँ गलत कर दी, बम्बू की यहाँ गलत कर दी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सही थी। जो यहाँ पर जो गलत थी उसको सही करना था, जो सही था उसको गलत थोड़े करने के लिए कहा था। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। वन वर्ड बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है कि अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन, एक कहानी जो इसलिए बनाई जाती है कि आपको कुछ नैतिक शिक्षा दे पाए। एक स्टोरी डिजाइंड टू मॉरल एजुकेटर। पैरासाइट क्या होता है? देखो पैरासाइट परजीवी होता है, जैसे क्या कहते हैं वो होता है लीस, लाइस, लाउस जिसको कहते हैं, जू होते हैं, खटमल वगैरह होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। पैरोल क्या होता है? जैसे किसी को जेल हो गई है और उसके घर में कोई काम है, किसी की शादी वादी हो गई तो पैरोल पर छूटता है, या किसी की डेथ वगैरह होगी तो पैरोल पे छूटता है। आजकल बड़े बड़े जैसे बाबा राम रहीम हैं, ये सब लोग पैरोल पे छूट जाते हैं घूम रहे हैं पैरोल पे छूट के, तो पैरोल उसको कहते हैं, ठीक है। जेल वगैरह से जो छुट्टी मिलती है थोड़े दिन के लिए, घर परिवार वालों से मिला, उनको पैरोल कहा जाता है।
पैराबल उसी को कहते हैं जो पूछा जा रहा है, मतलब पैराबल इज अ स्टोरी रिटन टू गिव यू मॉरल एजुकेशन। परबॉइल क्या होता है? अब देखो, परबॉइल का मतलब होता है ना बर्न्ड, मतलब किसी चीज़ को आग में जला दिया है, बर्न्ट हो गया, तो ये होता है जला हुआ। ड्राई भी कह सकते हो परबॉइल, ड्राइल हुआ, एकदम सूखा कह सकते हो इसको। तो पैराबल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 11 में। साइनोनिम बताना है आपको किसका? कैकोफोनी का। और कैको जहाँ पे लग जाता है ना, वो क्या होता है? कैको यूज किया जाता है बैड के लिए, ठीक है। और फ़ोन किसके लिए यूज किया जाता है बच्चा? साउंड के लिए, ठीक है ना, साउंड के लिए। कैकोफोन का मतलब क्या हुआ? बड़ी खराब आवाज़। कैकोग्राफी अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी मतलब बड़ी खराब हैंड राइटिंग हो जाएगी ठीक है। तो कैकोफोनिक मतलब बहुत खराब आवाज़, एक तरह से नॉइज करके, जो मतलब ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बहुत कर्कश लगता है, ठीक। पियर्सिंग इनटू योर, मतलब पियर्सिंग इनटू माइंड थ्रू योर ईयर, कान के जरिए दिमाग में जाके एकदम कबाड़ा कर दे दिमाग का, ऐसी आवाज़ कड़कड़ाती हुई एकदम से, ठीक। कभी सरकारी एम्बेसडर का, जो गवर्नमेंट एम्बेसडर जो ऑफिसर्स को मिलता है, उसकी एम्बेसडर का हार्न सुरा है, एकदम कर्र से करता है वो वाला, तो कैकोफोनी होता है। अब समझ में आ गया ना क्या मूड होगा? द कैकोफोनी इन द थिएटर वाज टू मच फॉर अस, तो क्या होगा? कैकोफोनी को क्या कहोगे? नॉइज, स्मेल, साइलेंस, लाफ्टर। तो ये क्या होगा? नॉइज होगा, मतलब शोरगुल हो रहा है। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। सैनोनिम बताना है, किसका सैनोनिम बताना है? अंडरलाइन वर्ड क्या? आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? आर्डेंट होता है ना बहुत ही ईगर, कोई चीज़ जानने के लिए बड़ा ही ईगर होगा या बड़ा ही क्यूरियस होगा। अब तो समझ गए होगे, ईगर या क्यूरियस, बहुत पैशनेट होता है, बहुत इंक्विसिटिव होता है वो पर्सन, मतलब ही इज़ वेरी ईगर टू नो समथिंग, कमिटेड, एकदम डेडिकेटेड होता है। तो रम्या इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सेक्युलरिज्म। फोर्स्ड होगा ना बाबा, ना टेम्पोरेरी होगा, ना कमिटेड होगा, यस कमिटेड होगा, क्यूरियस, ईगर, एकदम कम डेडिकेटेड है, गुड, अनहैप्पी नहीं हो सकता। आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं 13 में। सिनोनिम बताना है किसका? श्रीवुड का। श्रीवुड का मतलब क्या होता है ना? वेरी क्लेवर, मतलब देखो गड़बड़ हो गया, हम सी लिख रहे थे, COLEVER, क्लेवर बहुत होता है, थोड़ा कनिंग टाइप का होता है, मतलब चालाकी इतनी कि धूर्तता भरी है, बिल्ली मतलब लोमड़ी की तरह वाली चली, ठीक है। अब आ जाओ, लिखा है यहाँ पर, कोई मिस्टर है, वाज श्रीवुड एनफ टू पेनिट्रेट हर मीनिंग, इतना क्लेवर। अब यहाँ थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ गए हैं ये। श्रीवुड का मतलब इतना इंटेलिजेंट है वो, इतना इंटेलिजेंट है कि उसने जो कहा उसकी मीनिंग को समझ गया। वो पेनिट्रेट हर मीनिंग मतलब उसके कहने का मतलब ताड़ गया, ठीक है। He understood what she wanted, what was the hidden meaning of her saying, whatever she said, तो उसको वो गैस कर जाता है, इसी को कह दिया वो इतना श्रीवुड था। तो इनोसेंट होगा, नो, मासूम नहीं है, फनी नहीं है, एज्ड बूढ़ा नहीं है, क्या है? स्मार्ट है, ठीक है। इंटेलिजेंट है तो क्या कहा जाएगा उसको? स्मार्ट कहा जाएगा। आगे आ जाओ 14 नंबर में। इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ किसका? इडियम है। इडियम क्या है? ब्लू ब्लड है। Only those having blue blood can dethrone the evil autocrat and restore equilibrium। मतलब जो नोबल ब्लड के लोग हैं, ब्लू ब्लड मतलब क्या हुआ? नोबल ब्लड के, मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक हैं, वही लोग इस डेविल एविल ऑटोक्रेट को, इस बुरे तानाशाह को डिथ्रोन मतलब सिंहासन से हटा सकते हैं और संतुलन, इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर सकते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज, एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज मतलब एरिस्टोक्रेटिक कौन होता है? रईस खानदान के लोग, मतलब नोबल बर्थ। A person who has been born in a noble family, royal family, तो जो रॉयल फैमिली में पैदा होता है उसको कहते हैं हम लोग ब्लू ब्लड वाला। तो एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज, इट इज़ राइट आंसर। और विजिलेंट नेचर, विजिलेंट मतलब बहुत ही केयरफुल, बड़ा सतर्क आदमी होता है। बिटर रिलेशंस, नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नो। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 15 में। वन वर्ड बताना है। राहुल हैज़ डन अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च। राहुल ने एक स्टडी की है, स्टैटिस्टिक्स पे स्टडी की है, जो कि उसकी रिसर्च में कंट्रीब्यूट करता है। कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। तो यहाँ मैप से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, चलो कार्टो। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोस होता है पब्लिक के लिए, पीपल के लिए।
तो उसने एक मतलब स्टडी की है कि स्टैटिस्टिक्स बनाया है कि लोग कहाँ कितना लोग रहते हैं, तो डेमोग्राफी होगा। तो ये हो सकता है। कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? डांस डायरेक्शन। फिल्मों में सुना होगा कोरियोग्राफी इनकी है, कोरियोग्राफर ये हैं, तो डांस डायरेक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर। डांस डायरेक्शन ये होता है। और सिनेमाटोग्राफी का मतलब क्या होता है? शूटिंग ऑफ मूवी। फिल्म बनाना इसको कहते हैं शूटिंग ऑफ मूवी, तो फिल्म शूट करना। तो एक ही हमको सूटेबल मिल रहा है, डेमोग्राफी। हालांकि बहुत सटीक नहीं है, बट डेमोग्राफी इज बेटर देन अदर्स। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसमें? 16 में। एंटोनिम बताना है आपको किसका? समरी का। ठीक है, समरी SUMMARY है, तो ये क्या होगा? ब्रीफ, इन ब्रीफ, शार्ट, इन शार्ट, शार्ट आर द पैसेज। तो एक एलिप्टिकल क्या होता है? एलिप्टिकल देखो, चूड़ी देखा ना, चूड़ी चूड़ी चपटी चपटी होती है, तावा देखा ऐसे, ये एलिप्टिकल होता है। गोल होगा लेकिन चपटा होगा, नॉट बॉल। इट इज लाइक बेंगल, इट इज लाइक प्लेट, इट इज लाइक डिस्क, इट इज नॉट लाइक बॉल। ठीक है, एलिप्टिकल होता है। मैथ पढ़े हो गया, तुम लोगों को तो पता होगा नहीं एलिप्टिकल क्या होता है। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट होता है। लेंथी, बहुत लंबा बड़ा होगा। एब्रप्ट मतलब अचानक होता है। तो ये समरी क्या होगा? समरी होगा किसी का शार्ट, और लेंथी क्या होता है? उसका लॉन्ग। तो ये रहा हमारा एंटोनीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 17 में आपके लिए क्या रखा है। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम इज गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स। अब ये जो फ्लेम है उसको आग की फ्लेम मत समझो, इट इज़ नॉट फ्लेम ऑफ फायर, दिस इज फ्लेम ऑफ पॉपुलरिटी। क्या है ये? फ्लेम ऑफ पॉपुलरिटी। गलत हो गई स्पेलिंग, वंस मोर, पॉपुलैरिटी ये हो गई। अब दिस इज फेम ऑफ पॉपुलरिटी, फेम है। आ जाओ, तो जब फेम क्या होती है? अब इतने पे है, फेम जब डाउन होने लगती है तो उसको कहते हैं फेल स्पेक्टिकुलरली। बर्न डाउन नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं होता, क्रैश एंड बर्न नहीं होगा, फिर यही हुआ टू फेल स्पेक्टेकुलरली, मतलब बड़े ही स्पेक्टेकुलर ढंग से, बड़े ही शानदार ढंग से फेल होना, किसी चीज़ का असफल हो जाना। ठीक है, वही गो डाउन इन फ्लेम। ठीक है, जैसे कैरियर होता है तो एक कभी टॉप पे होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? डाउन होने लगता है। तो जो कैरियर डाउन होने लगता है धीरे 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 करके उसे कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। नेक्स्ट आ जाए 18 नंबर पे। अब तो इसमें कुछ रखा नहीं है, तो 18 में आ जाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल लगते ही क्या हो गया? गाइनो, गाइन। तो इसको क्या कहोगे? गाइनिकोलॉजिस्ट कहोगे। फीमेल के डॉक्टर होते हैं। आर्थोडोंटिस्ट कौन होता है? देखो आर्थो का मतलब क्या होगा? रिपेयरिंग करेंगे कारपेंटर की तरह। डोंटिस्ट किससे रिलेटेड हो गया? टीथ से हो गया। तो डोंटिस्ट क्या होगा? अब डोंटिस्ट लिखा होता तो दांत की बीमारी होगी, मतलब डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ टीथ। अब आर्थो लगा था, आर्थो लगने का मतलब क्या होता है कि रिपेयरिंग करते हैं वो, मतलब हु मेंट्स द क्रूक्ड एंड ब्रोकन टीथ। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, जो टूटे दांत होते हैं, जो आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, उनको ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आँखों का डॉक्टर हो, अ पर्सन अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ आई। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द हार्ट ऑफ द डिजीज ऑफ हार्ट ऑफ डिजीज बोलने जा रहे थे, डिजीज ऑफ हार्ट होगा। गायनिकोलॉजिस्ट अभी मैंने कहा था, गाइन मैंने वुमेन होता है, तो गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना कहाँ है? इसमें से ढूंढना है। रेक्टिफाई किया नहीं गया तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, गोली मारो। कनेक्टेड की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। सर्च की स्पेलिंग गलत है। सर्च में क्या होता है? SEARCH। तो ये तो आसान सा काम था, हो गया। चलो ये आपका आंसर हो गया। लैंड मास और आइलैंड सब सही है। ठीक है, मिल गई गलती तो क्या उसमें, और छन्नी से छानने से कुछ थोड़े और निकल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें फिर वही वन वर्ड की बात कर रहे हैं। एन अनप्लीजेंट मिक्सर ऑफ लाउड नॉइज, मतलब जोर जोर से आवाज़ का एकदम अनप्लीजेंट मिक्सर। अभी थोड़ी देर पहले यार, कुछ देर पहले मैंने कैकोफोनी को एक्सप्लेन किया था, वहाँ भी नॉइज था ना। थिएटर में बहुत सारा शोर मच रहा है।
फिर वही अनप्लीजेंट मिक्सर, मतलब इन लोगों को कोई कुछ मिलता ही नहीं। कल भी 2 क्वेश्चन थे, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन, आपको याद होगा डिस्कशन कराया था मैंने, तो एक ही इडियम 2 बार पूछ लिया था इन्होंने। आज कैकोफोनी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट एक ही 2 बार पूछ लिया, आज भी पूछ लिया, ठीक है। तो उसमें भी आंसर कैकोफोनी था, कैकोफोनी की मीनिंग पूछा था नॉइज, और अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, इडियम दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका वर्ड बताओ, तो कैकोफोनी वहाँ भी होगा, ठीक है। नॉइज जब अनप्लीजेंट नॉइज होगी, अनप्लीजेंट साउंड होगा तो कैकोफोनी कहेंगे। आयरनी जानते हैं, जो विडम्बना, तो विडम्बना किसको कहते हैं, जैसे हम ये कहें कि मछली प्यासी थी, मछली पानी में ही रहती थी तो प्यासी कैसे होगी भाई, मछली प्यासी थी। आयरनी उसको कहते हैं जिसे हम जिसको नालायक 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 कहते हैं। जैसे गांव में अक्सर होता है ना, गांव में का शहर में भी हर जगह होता है, किसी आदमी के 2 बेटे हैं, एक आदमी खूब पढ़ा लिखा सक्सेसफुल हो गया, डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऑफिसर बन गया, अपने बीवी बच्चों के साथ चला गया, बाहर रहने लगा, ठीक है। फ़ोन पे मम्मी पापा की हाल चाल ले लेता है, साल 2 साल में एक बार आ जाता है, तो मम्मी पापा के लिए धोती कुर्ता और तेल मसाला सब ले आते हैं, टॉनिक वानिक सिरप वगैरह, जाते समय 500 रुपये 1000 जेब पे रख देंगे, बड़े खुश हो जाएंगे ये लोग। और जो लड़का उनके साथ रहता है, रात दिन उसकी बीवी सेवा करती है, उसको हमेशा कहेंगे ये नालायक है, ये नालायक है। हमारा तो एक ही लड़का लायक है जो पढ़ लिख के सेटल हो गया है, जो सेवा कर रहा है वो नालायक है। दिस इज कॉल्ड आयरनी, इसी को आयरनी कहते हैं, ठीक है ना। अब सही यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेगीमनी क्या होता है, हेगीमनी होता है लीडरशिप, क्या होता है, लीडरशिप, प्रोमिनेंस कह सकते हो, डोमिनेंसी, लीडरशिप, प्रोमिनेंस। कैकोफोनी आपका आंसर है, बता चुके। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, तालमेल, सब लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, वो हार्मोनी होती है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, आपको बताना क्या है, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम बताना है, कंडेम का। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की आलोचना करना, ठीक है, निंदा करना। अंग्रेजी में बता दें तो कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना ये हो जाता है, ठीक है, डिफेम करना किसी को। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना मतलब किसी को ऊपर की ओर उठाना, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ करना, डेवलप करना, इम्प्रूव करना। टॉलरेट बर्दाश्त करना होता है। अपहोल्ड का मतलब कोई धारणा अपने दिमाग में रखना, किसी होल्ड हो रहा है। डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी की बदनामी करना, ठीक है, किसी की आलोचना करना, डिफेम करना। तो ये निंदा के लिए क्या होगा, डिनाउंस करना, डिनाउंस, डिफेम, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर, कंडेम, डिनाउंस, डिफेम, ये सब होता है। चलिए, हो गया ना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए, डाउट होगा तो मैसेज करना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अकोमोडेट की स्पेलिंग तो मुझे गलत लग नहीं रही है, ठीक है, तो आंसर नहीं होगा। डायलेमा बताओ और डिस्क्रिमिनेट बताओ और एंटरप्रेन्योर बताओ। तो डायलेमा की भी स्पेलिंग हमको सही ही लग रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। डिस्क्रिमिनेट और एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर, हाँ ये हमको कुछ गड़बड़ लग रही है। एंटरप्रेन्योर में एक्चुअली एंटर नहीं होता, एक्चुअली इसकी जो स्पेलिंग होती है ENTRE होती है। बाकी सब तो ठीक है, ENTRE होता है, PRENEUR, तो क्या होगा, ENTRE होता है। मिस्टेक एक्चुअली यहाँ पर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। मिस्टेक कहाँ है, ये TRE में और TER में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट की मीनिंग जानना चाहते हो ना, नहीं तो अब तो लोग सोचोगे कि सर बहका के निकल गए। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है ना, किसी चीज़ का प्रचार या प्रसार करना, पॉपुलराइज करना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना। अरे यार हाँ ठीक है, स्प्रेड करना, फैलाना, एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को एक्सपेंड, PAND करना, नहीं ई करोगे तो खर्च करना हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। तो 23 में देखो, रेक्टिफाइज द एरर्स, मतलब एक एरर नहीं 2-3 एरर हो सकती हैं। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो इसकी एरर्स को रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, एकदम करेक्ट करके यूज कर रहा है। तो वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली, तो देखो ये तो प्रॉपरली गलत हो गया, एक जगह पे यहाँ हो गया। और दूसरा हिज हर गलत है। वन के लिए ये वन लिखा है ना, ये वन है, तो वन को अगर हम वन का पजेसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, वंस बनता है, ये वाला वंस बनता है। डूडो, वन मस्ट डू वंस, ये वाला वंस नहीं होगा और ये वाला वंस नहीं होगा, बचा ये 2 वंस, ठीक है, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ ड्यूटी गलत लिखा हुआ है,
ठीक है, ये ड्यूटी सही है। अब तीनों में गलती निकल गई ना, तो अब हमारा आंसर ये होगा। अब प्रॉपर्ली की स्पेलिंग छोड़ ही तो क्या करना है, दो में हमारे दो स्पेलिंग्स में हमारा काम बन गया। तो क्या अब अपने देखो वहाँ पे नॉलेज नहीं झाड़नी है, हमको बहुत आता है, बहुत आने तो कोई मतलब उसमें इंटरव्यू लेने वाला एग्जाम ये थोड़े नहीं देख रहा हो कि तो कौन सा क्वेश्चन किए थे, कौन सा छोड़ दिया, कैसे किए थे, सही किए हो बस, और क्या। नहीं हमको तीनों आती है, तीनों आने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे क्वेश्चन हो गया बस, छोड़ो ज्ञान ना बगाड़ो, आगे आ जाओ। दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन, ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ है ही, क्योंकि ऑप्शन में नो सब्सटीट्यूशन दिया नहीं है। तो देखते हैं, द कल्प्रिट, कल्प्रिट कौन होता है, दोषी अपराधी। द कल्प्रिट हैड बीन शॉट, ओहो हो गोली मार दी गई। फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द बैक नहीं होता, पीठ में गोली मारी है तो क्या होगा, इन द बैक, ठीक है, बाय द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ने उस बदमाश की पीठ में गोली मार दी। तो पीठ में गोली मारी है ना, फ्रॉम द बैक नहीं होगा, इन द बैक होगा, उसकी पीठ में गोली मारी है, ठीक है। और गलत इसको देखो, अब तुम सोचो कि पीछे से गोली मारी है, तो पीछे से अगर यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन लिखा होता तो हम कहते चलो हाँ ठीक है पीछे से मारी होगी, मान लूँगा, लेकिन यहाँ तो उसको बदलना ही बदलना है। तो बदलोगे तो खाली एक ही ऑप्शन बच रहा है, इन वाला, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 25 पे आ जाओ। 25 पे आओगे तो इस इडियम की मीनिंग बताओ। इडियम क्या है, एन एलिफेंट इन द रूम, एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हुआ, एक क्लियर सी प्रॉब्लम है भाई, आपके कमरे में हाथी घुस जाए तो मतलब एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जो और वो एकदम स्पष्ट है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, हाथी है भाई, तो अब कोई डाउट थोड़े ना है कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। समवन बिगिंस, देखो इसमें प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम इसमें दी है और किसी में प्रॉब्लम है और किसी में प्रॉब्लम है ही नहीं, तो देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एकदम साफ साफ प्रॉब्लम आके तो। अच्छा लोग करते क्या है ना, ऐसे प्रॉब्लम दिखाई देगी उसको उसकी ओर से आंख मूंद लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 26 में देखो क्या करना है, ये फ्रेज और इडियम है और उसको कह रहे हैं कि कौन सा फ्रेज या इडियम है जो इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये फ्रेज जो लगा हुआ है इडियम, वो एक्चुअली गलत लगा हुआ है, इसकी जगह पर सही वाला इडियम ढूंढ के लगाना है, पढ़ना पड़ेगा। तो आफ्टर 2 hours ऑफ वंडरिंग इन द डिजर्ट, डेजर्ट में तो मतलब रेगिस्तान में 2 घंटे इधर उधर भटकने के बाद वी रियलाइज, हमें ये महसूस हुआ कि वी वर वाइल्ड हॉर्स रेस, कि हम वाइल्ड हॉर्स रेस पर है। नहीं तो यहाँ पर वाइल्ड हॉर्स रेस नहीं होता, वाइल्ड गूज चेज होता है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या, एक ऐसा काम करना है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना है, जिसके बदले में कोई फल नहीं मिलने वाला, बेकार जाने वाला है, तो वाइल्ड गूज चेज होता है। ये वाइल्ड गूज चेज है, निष्फल मतलब फ्रूटलेस एफर्ट करना, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग, यू आर एफर्टिंग, यू आर मतलब मेकिंग योर कंप्लीट अटेम्प्ट टू डू समथिंग बट इट इज श्योर दैट इट विल नॉट कंप्लीट, मतलब होना कुछ नहीं है उसमें। जयकाल हैंड कारपेट रग ये सब नहीं होता जी, वाइल्ड गूज चेज होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक, मतलब इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस। इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल से लेकर के एडवांस की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग शुरू में क्या थे, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, वो भी प्रोकैरियोटिक, फिर हो गए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, फिर उसके बाद कार्डेटा में भी वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, फिर उसमें भी और ढेर सारे होते चले गए। तो इस क्रम को क्या कहते हैं, इस क्रम को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी पहले क्या थी, अमीबा की बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, हम अब क्या हो गए हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स बॉडी हो गई, तो इसको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका हो गया। फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होगा, फ्लोरिशिंग मतलब डेवलपिंग, ग्रोइंग कह सकते हो इसको, लेकिन ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एक्चुअली ये भी है ग्रोइंग, फ्लोरिश मतलब ग्रोइंग, पर ये डेवलप करना होता, फैलना, बढ़ना होता है, ना कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना होता है, ठीक है। इजी से डिफिकल्ट। इनोबलमेंट, इनोबलमेंट मतलब देखो यहाँ से पकड़ो क्या, नोबल, नोबल का काम पकड़ के निकालो। नोबल कौन से लोग होते हैं, जो एलाइट क्लास होता है समाज का, पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग होता है नोबल। तो इनोबलमेंट का मतलब क्या होता है, कोई आदमी पुअर है, कोई सिंपल है, मतलब जिसके खानदान में लोग कम पढ़े लिखे हैं या पुअर हैं, उनके घर में कोई एक आदमी सक्सेसफुल होता है, धीरे धीरे अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखा देता है, और वो फिर अब क्या हो गए, अब पुअर से निकल के क्या हो गए, अपर क्लास में, एलाइट क्लास में पहुंच जाते। इसी को कहते हैं इनोबलमेंट। और वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब मुरझा जाना, ड्राई हो जाना। अरे एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, वेदर का मतलब फेड हो जाना, ठीक है, ठीक है, फेड होना, मुरझा जाना, ठीक है। तो आपका आंसर इवोल्यूशन होगा।
आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 28 में। 28 में इन्होंने क्या कहा है, देखो एरर इन टेंस, एरर इन इट्स टेंस बता दिया इन्होंने कि इसमें टेंस की गलती है, आइडेंटिफाई करो उसको, देखो किस वाले सेंटेंस में सही किया गया है। आई विल बी अरेंज, देखो बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कभी नहीं लगती, कभी भी, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। हमेशा बी का कोई भी हुआ, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, तो इनके साथ में दो ही चांस है लगने का, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड फॉर्म कब होती है, पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, तो चले देखें, आई इज, देखो भाई आई के साथ इज ही नहीं लगता, खत्म करो। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। विल बी अरेंजिंग, ठीक है, यहाँ बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। यहाँ वुड के साथ अरेंजिंग, वुड मॉडल वर्ब होता है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, एक ही है, इसमें सही आंसर होगा। आगे चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो 29, इसमें फिर एरर है। देखो एरर किसकी है, ग्रामर की ही एरर है। वी वर ड्राइविंग होम, ठीक है, व्हेन सडनली अ डियर रन्स अक्रॉस द रोड। देखो वी वर ड्राइविंग, ये पास्ट है, वी वर ड्राइविंग पास्ट है, और ये क्या होगा, डियर रन्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, रैन होगा। क्योंकि अगर यहाँ आप पास्ट में है, आप जब घर आ रहे थे पास्ट में, तो हिरन आपको पार करेगा प्रेजेंट में, क्या सवाल ही नहीं होता। तो गलती कहाँ होगी, रेंस में गलती होगी। चौथा वाला आपका आंसर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन आ जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ डील ऑफ एग्रीमेंट, कोई सहमति है, डील है, सब लोग एक राय है। डन इन कंपनी ऑफ फर्म, कंपनी ऑफ फर्म में कोई डील होती है, कोई सहमति बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, कन्फर्मिटी नहीं, कन्फर्म तो किसी बात को कन्फर्म किया जाता है सही है कि नहीं है। एक्सेप्टेंस मतलब हमने कोई ऑफर रखा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ओर से नहीं होता है एक्सेप्टेंस। कंकरेंस नहीं, कंकरेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें घटित होती हैं, नहीं कंकरेंस घटित होना नहीं। कंकरेंस का मतलब होता है हारमोनी, हारमोनी का मतलब क्या, वो अभी थोड़ी देर पहले आया था। हारमोनी का मतलब होता है जब सारे के सारे मेंबर की राय एक जैसी होती है, ठीक है, मतलब एक परिवार में सब लोगों की राय एक जैसी होती है, एक कोचिंग में सबकी राय एक जैसी होती है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ कई सारे लोग होते हैं, सबकी राय एक हो, सब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह सपाटा होता है, तो उसको कंकरेंस कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक्चुअली कंपनी वगैरह में जो डील होती है ना, तो ये डील को हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दो कंपनियों के बीच डील हुई, मतलब दो कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो, चलें आगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में फिर से वन वर्ड का क्वेश्चन है। चलो, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब आप ऐसे प्लेस पर हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, ठीक है ना, तो बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस मतलब क्या हुआ, ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले हम इसको कहीं एक्सपीरियंस किए हैं। आज जो जैसे आप पहले वो कभी आए नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पहुँचे हैं, ऐसी सिचुएशन में पहुँचे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम ऐसे इस सिचुएशन में कभी आ चुके हैं, कभी रह चुके हैं, कभी यहाँ थे, तो उसको डेजा वू कहते हैं, ठीक है। इसी सिचुएशन को डेजा वू कहते हैं, मतलब है नई जगह पे, लग रहा है जैसे यहाँ पे हम पहले भी रहे हैं या परिचित है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को पता है, आध्यात्मिकता होगी, और ये दोनों के दोनों इल्यूजन एंड इल्यूजन, ये क्या होते हैं, भ्रम, हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब यू फील समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली नॉट, मतलब आपको कोई चीज़ दिखती है जो कि होती नहीं है वहाँ पर, उसको भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी देख के अगर आपको सांप लगने लगता है तो क्या होता है, वो इल्यूजन या डिल्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 32 में। 32 में अब इडियम्स गिवन, अच्छा ठीक है, मीनिंग ऑफ इडियम्स देखा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई माई सेल्फ, ये इडियम है, स्टैंड बाई, ठीक है ना। तो स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, हमेशा साथ देना, साथ देना, ठीक है। और भी लिख दो, मैं अंग्रेजी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई माई फ्रेंड, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, बी टुगेदर, हमेशा साथ देना, थ्रू थिक एंड थिन। तो स्टैंड नेक्स्ट नहीं होगा, वर्क टुगेदर भी नहीं होगा, सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आई विल स्टैंड बाई माई फ्रेंड मीन्स आई विल सपोर्ट माई फ्रेंड इन ईच एंड एवरी कंडीशन, वेदर इट इज़ गुड और बैड, मतलब हमेशा साथ रहेंगे, पक्के वाले दोस्त हैं, कर्ण की तरह, कर्ण और दुर्योधन वाली दोस्ती है, ठीक है। उधर एक कर्ण और दुर्योधन वाली दोस्ती थी, इधर एक अर्जुन और कृष्ण वाली दोस्ती थी ना, तो ऑलवेज स्टैंड बाई हिम, ये दोस्त थे, ऑलवेज स्टैंड बाई हिम, ठीक है ना। बी इन द क्यू वगैरह नहीं होगा,
ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए ना? अब तो हिंदी में लिखा था, कोई मलाल तो नहीं, अंग्रेजी में भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अगला है वही अंडरलाइन किया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो। अब नो सब्स्टिट्यूशन है नहीं, इसका मतलब करना ही करना है। चलो देख लेते हैं। दो कल्पना लिसेंड टू शीतल केयरफुली, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। सी न्यू, कल्पना ने शीतल को बहुत केयरफुली सुना। सी न्यू दैट सी शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है आप पूरा यकीन नहीं कर रहे हैं। इफ यू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट दैट मीन्स यू डू नॉट फुली बिलीव ऑन द स्पोकन थिंग। आप उस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे हैं, यू हैव सम डाउट, ठीक है। या आप मान रहे हैं कि वो मतलब कंप्लीट ट्रुथ नहीं है वो, तो एक्सेप्ट इट एज अ रियलिटी, नो। बी डू इट मेटिकुलसली, मेटिकुलसली नहीं करें। रिगार्ड इट एज एग्जैगरेटेड एंड नॉट कंप्लीटली ट्रू, हाँ एग्जैगरेटेड है, कंप्लीट ट्रू नहीं है, पार्शियली ट्रू है, तो दिस इज योर राइट आंसर। मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, फिलर। साइनोनिम भरना किसका? वेनिंग का। वेन का मतलब क्या होता है बताओ? वेन का मतलब क्या होता है ना, धीरे धीरे कोई चीज़ जब फेड होती जाती है, वेदर होती जाती है, तो वेन होता है, कमज़ोर होते जाना, घटते जाना, ठीक है। आदमी जैसे जवान होता है तो ज़्यादा ताकतवर होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, कमज़ोर होता जाता है। या बिल्डिंग है, अभी नई नई होती है, पुरानी होती है, धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, वीक होती है, तो उसी को फेड कहते हैं, वेन होना उसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया मोर्न्ड हर डैश ब्यूटी। ब्यूटी मतलब क्या? खूबसूरती धीरे धीरे किसकी बनी रहती है, परमानेंट, धीरे धीरे खूबसूरती घट रही थी और उसी पे वो शोक मना रही थी। तो वेनिंग ब्यूटी मतलब क्या होता? फेडिंग ब्यूटी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फ्राइटनिंग डरावनी होती है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस, एनीथिंग दैट इज यूजलेस, जिसका कोई यूज नहीं है वो फ्यूटाइल। नहीं, आंसर नहीं होगा, आंसर तो फेडिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ 35 में। 35 में फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड देखो, ये एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर, ऐसे। एंड एनक्लोज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर होता है तो उसको क्वाड्रेंगल कहते हैं। किसी बिल्डिंग के अंदर जो रेक्टेंगुलर प्लेस होता है उसको क्वाड्रेंगल कहते हैं, आंगन वागन टाइप का बना होता है। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है? क्विंटेसेंशियल मतलब होता है पंचतत्व। पंचतत्व वो इंडियन फिलॉसफी से लिया गया वर्ड है। पंचतत्व मतलब इसे कहते हैं ना कि दिस आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो पंचतत्व कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब ये इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, वो केमिस्ट्री पे मत जाना है, बायो पे मत जाना है। क्वाड्रापीड का मतलब क्या होता है? एनिमल हु हैज़ 4 लेग्स। जो 4 लेग वाले एनिमल होते हैं, सारे एनिमल लगभग 4 लेग वाले ही होते हैं। भैंस, गाय, लायन, एलिफेंट, सब हॉर्स वगैरह में 4 लेग्स होते हैं। तो 4 लेग्स वाले एनिमल को कहते हैं। क्विंटन जो होता है ना, एक वर्ड ही है क्विंटन, साइंस का वर्ड है, इसकी मीनिंग नहीं है, इसकी हिंदी मीनिंग भी वही क्विंटन ही है, बट आई डोंट नो व्हाट इज क्विंटन। समझ में आ गया क्वाड्रेंगल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट द इडियम। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसके लिए इडियम ढूंढो। आफ्टर द पैंडेमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड, पैंडेमिक में उसका बिजनेस क्रम्बल कर गया। क्रम्बल का मतलब क्या हुआ? खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, रुइन हो गया। तो ही इज इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सभी की वही हाल थी। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए क्या होगा? पुट द लास्ट स्टॉप। पुल द लास्ट स्टॉप मतलब क्या हो? आखिरी कोशिश करना, टू ट्राई टू लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना, एकदम आखिरी दम तक, मरते दम तक कोशिश करते रहना, वो ये आखिरी एफर्ट, लास्ट एफर्ट होता है। बी इन द टाइट कार्नर, हाँ, बी इन द टाइट कार्नर मतलब यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? आप मुंह से किसी का साथ दे रहे हैं, आप एक्चुअली किसी का साथ दे नहीं रहे हैं, ठीक है। कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होगा? एक अनएक्साइटेड सपोर्ट किसी का। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है सडन डिफिकल्टी, कोई अचानक कोई मुसीबत आती है, अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून कह सकते हो, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू के लिए, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट 37 पे आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इफिशिएंट की स्पेलिंग आई होप सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी सही है, चीयरफुल गलत है। देखो ऐसे तो फुल की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन जब आप किसी में इसको जोड़ देते हैं, जैसे केयर में फुल जोड़ोगे तो FUL होगा, डबल L नहीं होगा, एक L इसका हट जाता है जब किसी में जोड़ते हैं।
तो चीयरफुल में क्या होना चाहिए था, केवल FUL होना चाहिए था। सुनामी की भी सही है, ठीक है। तो ये आंसर रहा आपका चीयरफुल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई 38 में। तो 38 में इन्होंने क्या कहा, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो द आथर्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज। जो आथर, किसी भी राइटर की जो राइटिंग स्टाइल होती है, किसी भी आथर की राइटिंग स्टाइल होती है, लिखत शैली होती है, उसको किससे जाना जाता है, उसको जाना जाता है उनकी पोएटिक लैंग्वेज से। पोएटिक लैंग्वेज का मतलब होता है अपनी पोएम में जो एक तो होता है ना, जिसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप की होती है। जो जब कोई आथर वगैरह होता है तो उसके लैंग्वेज अलग टाइप की होती है, वो पोएटिक लैंग्वेज होता है, थोड़ा कवियों वाली भाषा होती है। तो पोएटिक लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, लिरिकल लैंग्वेज कहते हैं। पोएम को लिरिक कहते हैं ना, लिरिकल लैंग्वेज होता है। सिंपल लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज और ये सब नहीं होगा। प्रोसिक का मतलब क्या होता है, प्रोसिक का मतलब होता है नीरस, टेस्टलेस, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, ये होता है टेस्टलेस। प्रोसिक नहीं होगा। लूसिड इजी होता है, इजी के लिए नहीं किया है। पोएटिक लैंग्वेज मतलब लिरिकल लैंग्वेज होता है ना, पोएटिक लिरिकल होता है ना, सॉन्ग वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ 39। ये साइनोनिम बताना है आपको किसका, इम्यून का। इम्यून का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो, बायो के स्टूडेंट होगे या नहीं भी होगे तो इतनी GS पढ़ी होगी। इम्यून का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, मतलब आवर बॉडी हैज़ अ प्रोटेक्टिव सिस्टम, अ डिफेंस सिस्टम। इफ एनी फॉरेन बॉडी और एनी इन्फेक्शस थिंग इंटर्स टू आवर बॉडी सिस्टम, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम फाइट्स विद अस, इसके बाद इसके साथ लड़ता है वो। तो जिसको लाइसोसोम कहते हो या हम कह सकते हो WBC होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम कहते हैं उसको। फॉरेन बॉडी से या किसी भी दूसरी चीज़ से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको इम्यून कहते हैं। इम्यून का साइनोनिम बताओगे, अस्लीप होगा नहीं, सोता हुआ, रेजिस्टेंट होता है, मतलब हम किसी डिजीज़ से रेजिस्टेंट होते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होती है तो डिजीज़ से रेजिस्टेंट होंगे। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग टाइप का होता है, शेप से कोई लेना देना नहीं होता। राइट आंसर इज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 40 वाले में। 40 वाले में आपको एरर, ये ग्रामेटिकल एरर देखना पड़ता है, स्पेलिंग एरर है या ग्रामेटिकल एरर है। तो ये ग्रामेटिकल एरर है। हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड, उसका जो एनर्जेटिक एटीट्यूड है, मतलब बड़ी एनर्जी में है, बड़े जोश में है, अभी लगता है जूस वूस पी के आया होगा। हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड सो दैट ही हैड साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट, लगता है पिछली वाली रात में वो खूब बढ़िया से सोया। तो साउंडली स्लेप्ट नहीं होगा बेटा, होता क्या, स्लेप्ट साउंडली। पहले आप वर्ब लगाओगे, उसके बाद आप मैनर लगाओगे ना, स्लेप्ट साउंडली। ये साउंडली बाद में आना चाहिए था, स्लेप्ट पहले आना चाहिए था। तो साउंडली स्लेप्ट गलत हो गया आपका, ठीक है। आगे आ जाओ। अब फिर वही कहानी कौन सी है, एक पैराग्राफ, 5 फिलर्स पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ डैश ऑफ सेल, अ सीरीज ऑफ डैश ऑफ सेल या आइवरी और थिन मेटल क्लॉथड हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ फिंगर्स तक, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह सीरीज पूरी थी। किस चीज़ की रही होगी, तो अब यहाँ देखो ईयर रिंग, देखो बताओ, अब ये बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ईयर रिंग पहनोगे क्या, ईयर रिंग कानों में पहनी जाती है, यहाँ से यहाँ तक में क्या पहन सकते हो, अब गेस करना। ईयर रिंग पहन सकते हो या एंकलेट, एंकलेट क्या होती है, पायल, पैरों में पहनी जाती है। तो ना तो ईयर रिंग पहनोगे यहाँ, तो ना तो एंकलेट पहनोगे। और टोरिंग पैर के टो में पहना जाता है ना, ये नहीं होगा, जिसको मीना या बिछिया कहते हैं। तो ये बैंगल्स हो सकते हैं हाथ में पहनने के लिए। जनरली बैंगल्स कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं कहीं पे देखा था, मोहनजोदड़ो खुदाई में जो मिली है नर्तकी की मूर्ति, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे हाथ में बैंगल्स हैं, एक रो थी वहाँ पर। चलो पहले वाले में तो बैंगल्स हो गया, अब दूसरा तो अभी दिखाएंगे नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ नेकलेस, एक नेकलेस, तो नेकलेस कहाँ होगा, गले में होगा। अ नेकलेस डैश 3 पेडेंट्स, नेकलेस में 3 पेडेंट, पेडेंट मतलब ऐसे नहीं लगे रहते हैं ताबीज टाइप के, ऐसे बना होगा। तो नेकलेस विथ 3 पेडेंट्स बंच्ड टुगेदर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हैविंग या विद लगाओगे, और का जिसमें 3 पेडेंट थे, विथ 3 पेडेंट्स बंच टुगेदर एंड ऑफ यू बैंगल्स। अच्छा फिर चूड़ियाँ, कुछ और चूड़ियाँ आ गई, राइट हैंड में आ गई ना, वो तो लेफ्ट हैंड में थी, ये लेफ्ट अपर आर्म है, ठीक है, एक बाह का। दूसरे में आ गया फ्यू बैंगल्स एबव एल्बो, एल्बो के एबव, एंड डैश, ओहो, एल्बो मतलब होगा ना ये कलाई, एबव एल्बो एंड डैश ऑन द राइट हैंड डिस्प्ले, अच्छा राइट हैंड में है ना, डिस्प्ले एंड ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट। तो एबव एल्बो एंड डैश
एल्बो के ऊपर, तो फिर यहाँ पे हाथ से ही रिलेटेड कुछ होगा। शी स्पीक्स ऑफ द डैश, अच्छा, ओवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। शी रिमाइंड्स अस दैट इट इज अनइम्पोर्टेंट टू विजिट म्यूजियम्स इन आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द डैश दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंस। ओहो, लीव तो वर्क ऑफ आर्ट लीव ऑन आवर सेंसेस मतलब क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट होगा। कोई वर्क ऑफ आर्ट हमारे सेंसेस पे क्या इफेक्ट छोड़ता है, तो पे इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। हो सकता है इफेक्ट ना हो, कोई दूसरा वर्ड हो, कह नहीं सकते। फर्स्ट फिलर हम लोग भर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है फिलर नंबर 2, एक नेकलेस डैश 3 पेडेंट्स, जिसमें 3 पेडेंट लगे हुए थे। तो विथ 3 पेडेंट, अपॉन 3 पेडेंट, बाय 3 पेडेंट या इन 3 पेडेंट। तो नेकलेस अपॉन 3 पेडेंट नहीं होगा, नेकलेस विथ 3 पेडेंट्स होगा। तो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर तो बैंगल्स थी, कुछ बैंगल्स थे अबव एल्बो, कलाई के ऊपर, और डैश ऑन द राइट, तो क्या होगा, रिस्ट होगा, कलाई हाथ में यही है, एंकल पैर में होता, टो पैर में होता, वेस्ट कमर है। तो कमर में देखो एंकल, टो और वेस्ट, यहाँ कहीं चूड़ी नहीं पहनी जाएगी। चूड़ी कहाँ होगी, रिस्ट में ही पहनी जाएगी, रिस्ट में तो कलाई होती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले मतलब फोर्थ वाले में यहाँ आ जाओ, क्या लगाना होगा। सी स्पीक्स ऑफ द डैश, सी स्पीक्स ऑफ अनबिलीवेबल, सी स्पीक्स ऑफ अनग्रेटफुल, सी स्पीक्स ऑफ अनसेफ, सी स्पीक्स ऑफ अनडांटेड। तो अनडांटेड होगा। अनडांटेड मतलब क्या होता है, फियरलेस, ठीक है, फियरलेस, निडर, बिना डरे हुए। अनग्रेटफुल वगैरह नहीं लगेगा, फिर तो ये अनडांटेड लगेगा। उसमें जो दिख रहा है ना, वो एकदम निडरता दिखाई दे रही है, निर्भीकता दिखाई दे रही है। और होपफुल ह्यूमन, ये लिखा है ना, एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना, पूरा पैसेज पॉजिटिव में जा रहा है, तो हम निगेटिव में क्यों जाएंगे, पॉजिटिव में चलना है हमको। बस केवल एक क्लू था, वो वहाँ पर क्यों लगेगा आई डोंट नो, बट क्या होगा कि पॉजिटिव सेंस आना चाहिए। 3 वर्ड्स वर नेगेटिव, ओनली 1 वाज पॉजिटिव एंड आई पुट देम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इट इज इम्पोर्टेंट टू विजिट म्यूजियम टू आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द डैश दैट, टू एक्सपीरियंस द क्या, टू एक्सपीरियंस द ब्लो, टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट, टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट, टू एक्सपीरियंस द अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है, ये वर्ब होती है, ये लग ही नहीं सकता है। अब क्या करोगे, टू एक्सपीरियंस द डैश लिखा है ना, द डैश दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स, तो वर्क ऑफ आर्ट क्या छोड़ता है अपने पीछे, ब्लो छोड़ता है नहीं, रिजल्ट छोड़ता है नहीं, क्या छोड़ता है, इम्पैक्ट छोड़ता है। हम इन्फ्लुएंस बोले थे, यहाँ पे इम्पैक्ट लगा दिया, कोई बात नहीं है। अब आ जाओ पैसेज में भाई, ठीक है। तो इसको करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है पता ही है ना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो लिखा है 46 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यहाँ पे आपको मेन आइडिया ढूंढनी है, तो पहले पैसेज पढ़ो तो मेन आइडिया मिलेगी। आगे आ जाओ, इसमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, देखना है कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है। एंटोनीम बताना है आपको, अल्टर का, अल्टर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, 1-2 क्वेश्चन ये वाले आ गए। एंटोनीम बताना है, सिनोनिम एंटोनीम बहुत है, एग्जिस्ट का एंटोनीम बताना है, और टोन बतानी है, पैसेज की टोन क्या है। चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं, पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, तभी तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे। लिखा एवरी मिनट प्रतिपल द इक्विवेलेंट ऑफ 1 गार्बेज ट्रक, ठीक है, 1 गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू आवर ओशियन, ठीक है ना। हर मिनट, एवरी मिनट मतलब हर एक मिनट में गार्बेज, प्लास्टिक गार्बेज से भरा हुआ एक ट्रक मतलब ओशियन में डंप हो जाता है। समझ में आ गया। प्लास्टिक पोल्यूशन इज द ग्लोबल प्रॉब्लम, चलिए बात हो गई। अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन ऑफ the 9.2 billion metric tons of plastic produced from 1950 to 2017 became plastic waste, ending up in landfills or being dumped. Plastic pollution can alter, ये वाला इसी वाले क्वेश्चन, plastic pollution can alter habits and natural processes. Alter मतलब हो गया चेंज करना, reducing ecosystems, ability to adapt to climate change, directly affecting millions of people's livelihood, food production capabilities and social well-being. UNEP body of demonstrates,
तो दैट द प्रॉब्लम ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द वैक्यूम। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, इन द वैक्यूम का मतलब खाली जगह में ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता। द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिस्क ऑफ प्लास्टिक नीड टू बी असेस्ड अलॉन्गसाइड अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोसिस्टम हो गया, डिग्रेडेशन हो गया और रिसोर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें मेन आइडिया क्या है बताओ? मेन आइडिया प्लास्टिक वेस्ट पर है, प्लास्टिक पोल्यूशन पर है, या यूएनईपी पर है, क्लाइमेट चेंज है। यूएनईपी पे नहीं लिखा, ना क्लाइमेट चेंज पर लिखा गया। अब किस पर लिखा गया है? प्लास्टिक वेस्ट पर या प्लास्टिक पोल्यूशन पर? बताइए, प्लास्टिक पोल्यूशन है या प्लास्टिक वेस्ट है? बताइए क्या होगा। तो शुरू तो इन्होंने किया था प्लास्टिक वेस्ट से, लेकिन आगे चल के 2 लाइन के बाद इनकी पूरी की पूरी थीम, सारा का सारा फोकस किस पे आ गया? प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन पे। तो मेन आइडिया आपकी क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या है? कॉज और इफेक्ट। पहले इन्होंने कॉज बताया कि कैसे प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इफेक्ट बताया कि क्या उसकी वजह से क्या हो रहा है। कॉज और इफेक्ट है, डेफिनेट किसी को किया नहीं है, सीक्वेंस में लगाया नहीं, ना तो टाइम ऑर्डर दिया है इन्होंने। ठीक है, यह है कॉज और इफेक्ट है। एंटोनिम बताना है किसका? अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, किसी चीज़ को चेंज करना। चेंज करने का अपोजिट क्या होता है? एक जैसा बना रहना। तो एब्जॉर्ब यहाँ होगा नहीं, ना तो अलाइट होगा, और चेंज साइनोनिम हो जाएगा। तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चेंज ना करना, बिना चेंज के वैसा ही एज इट इज़ बनाए रखना, उसको हम लोग प्रिजर्व कहेंगे। तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 49 में। क्या कर रहे हैं? एंटोनिम बताना है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू का अपोजिट क्या हो गया? सीज। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाना। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू होगा। एग्जिस्ट का मतलब कंटिन्यू करना, कंटिन्यू का अपोजिट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो ये हो गया आपका। प्रिवेल का मतलब ये साइनोनिम हो जाएगा। एग्जिस्ट करेंगे तो प्रिवेल करेंगे। इम्प्रिंट का मतलब कोई इफेक्ट होता है, कोई मतलब नहीं है, ना रिसेंट होगा। टोन कैसी है? तो टोन इसमें क्या है? टोन इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें किसी चीज़ के बारे में, प्लास्टिक पोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेटिव होगी। पैटर्नाइजिंग, किसी चीज़ को बचाते हुए, किसी चीज़ का संरक्षण करते हुए, है ही नहीं, किसी को बचाया तो है ही नहीं। लॉडेटरी, किसी की प्रशंसा की है, तारीफ़ की है, बिल्कुल तारीफ़ नहीं की है। पॉपुलिस्ट मतलब पॉपुलरिटी फैलाने वाला, ये भी नहीं है, तो आपकी इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, दीज वर द 50 क्वेश्चन ऑफ CPPA 2024 CPO 27 जुलाई शिफ्ट 2। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय दीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये सब तो आपके काम है, आपकी मर्ज़ी से आप करेंगे, हमारे कहने पे नहीं करेंगे, आई नो। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल शाम को इसी टाइम पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।